एवरीवन, खमागणी राम राम। तो बच्चों, आज हम हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है आज का हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर आप 12th क्लास से पढ़ते हुए आए। आपके 12th क्लास में भी ये चैप्टर है, आपके बीएससी में भी आता है, एमएससी में भी आएगा। पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जिद्दी है, नहीं छोड़ेगा आपका पीछा। जहां देखो वहां पे पीछा आपका करेगा। कौन? सॉलिड स्टेट। अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, आपके नेट गेट आईआईटी जेम आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सॉलिड कहानी स्टार्ट होती है हमारे मैटर से। किससे? मैटर। मैटर नहीं, वो वाला मैटर नहीं है, लड़का लड़की वाला मैटर नहीं है। ये किसी की दो ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई होती है ना, वो वाला मैटर भी नहीं है। ये मैटर अलग ही है, इसको देखते हैं। देखिए, मैटर क्या है? मैटर, जो मैटर है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। एक और चीज कि आपके आसपास जितनी भी थिंग्स हैं, चाहे वो आपको दिखाई दे रही हो चाहे नहीं भी दिखाई दे रही हो, लेकिन उन थिंग्स का नेचर में एग्जिस्टेंस है, वो सारी चीजें क्या होगी? वो सभी थिंग्स क्या होगी? मैटर होगी। जैसे कि ये पेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, साथ में ये सामने जो आप मोबाइल में जिस भी कैमरे में आपका रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या है? एक थिंग्स है। वैसे तो मोबाइल से कर रहे हैं तो वो क्या आपकी थिंग, मोबाइल भी क्या आपका थिंग्स है। ट्राइपॉड स्टैंड वो भी क्या आपका थिंग्स है। हर एक थिंग्स, जैसे लाइट्स वगैरह जो आप देख पाते हैं, आपके घर पे भी होती है लाइट्स वगैरह, दीवारें वगैरह, हर एक चीज, टेबल चेयर वगैरह एक्सेट्रा वगैरह, सब कुछ क्या है? एक थिंग्स होती है। तो अब इसको डेफिनेशन में कैसे लेंगे कि सर हमारे सराउंडिंग में जितने भी थिंग्स हमें दिख रही है वो सारी की सारी क्या है? थिंग्स। क्या ऐसा हम एग्जाम में लिख के आए? अगर आप ऐसा एग्जाम में लिख के आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पास हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो थिंग्स क्या होती है उसको समझते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में क्या होती है। देखिए, कोई भी ऐसी थिंग्स which have mass, वॉल्यूम और साथ ही शेप। कोई भी ऐसी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी थिंग्स जो कि मास, वॉल्यूम और शेप को कंटेन करती है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, या फिर कुछ ना कुछ शेप हो, या फिर तीनों ही चीजें उसमें प्रेजेंट हो, क्या होगी? हमारी थिंग्स होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये क्या हमारा व्हाइट बोर्ड। अब ये भैया ससुरा इतना हैवी कि मेरे एक हाथ से तो उठेगा नहीं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मास भी है, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, वजन होगा। अरे भैया वजन है क्योंकि तो नहीं उठ रहा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? इसका कुछ ना कुछ मास, वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम हमेशा 3D में मेंशन किया जाता है, 3D में उसको किया जाता है ना। अब वॉल्यूम को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अब आप क्या लीजिएगा? एक टब लीजिएगा, है ना। अब टब लीजिएगा और पानी से फुल लबालब कर दीजिएगा, ठीक है, पानी से फुल लबालब कर दीजिए। तो उसमें आप घुसन मारिएगा, मतलब अपना पानी हाथ उसमें डालिएगा। तो जब आप हाथ उसके अंदर डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। अब जब आपका अपना हाथ वापस से बाहर निकालेंगे तो पानी का लेवल पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। अरे होगा क्या? नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो अब जितना पानी कम हुआ है उसका मतलब आपने जब हाथ अंदर डाला तो आपका जो हाथ है उसने उतना वॉल्यूम कवर किया होगा जितना पानी निकला है। तो आपने जितना हाथ डाला है वो उसका क्या है? वॉल्यूम होगा, ठीक है। अरे किए हो कि नहीं किए हो? बचपन में कितने किए हो? मुंडी घुसा देते हो अंदर, होता है ना, पानी के अंदर दाग बंद करके मुंडी घुसा देते हो, वही चीज है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम समझ में आ गया। और शेप की बात करें, देखिए ये मार्कर जैसा क्यों दिख रहा है? वाह, मार्कर जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मार्कर जैसा शेप है। टेबल जैसी क्यों दिखती है? क्योंकि उसका टेबल जैसा शेप है। आपकी कार जैसी क्यों दिखती है? क्योंकि उसका कार जैसा शेप है। जेसीबी जैसी क्यों दिखती है? क्योंकि जेसीबी जैसा शेप है ना। तो शेप का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो मास, वॉल्यूम और शेप किसी भी थिंग्स में अगर हो तो वो क्या होगी? मैटर होगी। या फिर तीनों ही प्रेजेंट हो तो वो क्या होगी? मैटर होगी। इसी बेसिस पे अब जो मैटर्स है जो किन किन चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो मैटर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए, ये व्हाइट बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड पे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, हम जिसे देख नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं, हम उसको देख लेते हैं, है ना। लेकिन हम उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाते जिनसे ये बना हुआ है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। क्या आप सेल्स को देख पाते हो? नहीं देख पाते हो ना, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हो। लेकिन सेल्स, बहुत सारी सेल्स जब आपकी पूरी बॉडी का निर्माण कर लेती है तो आप उसको देख पाते हो,
है ना, सेम वही चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भैया अपने को दिखते नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो वो किसी शेप में भी जुड़ सकते हैं, है ना, किसी अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं, तो फिर वो अपने को वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स और आपके आयंस। अब भैया जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फॉर्म है। जैसे कि हम NaCl की बात कर ले, NaCl का कोई एक क्रिस्टल है तो यहाँ पर क्या होगा Na प्लस Cl माइनस, यानी कि आयंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और वाटर को ही देख लो, वाटर में क्या H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, H2 क्या है वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के मेटल बनता है। ठीक है, अब जो मैटर से उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया गया है कि थिंग्स किन किन चीजों को कंटेन करती है, जैसे कि मास को करती है, वॉल्यूम को करती है और शेप को करती है। तीनों में से अलग अलग इनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया। वैसे तो इसको 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया। प्लाज्मा भी होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। देखिए किस बार सबसे पहला हमारा सॉलिड, देन उसके बाद है हमारा लिक्विड, एंड देन उसके बाद है गैस, एंड देन प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको देखने को वैसे नहीं मिलेगा, जब आप नाभिक की रिएक्शन से जो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होती है वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। तो इसको साइड में हटाओ। मेजरली जो आपको स्टडी करना होता है वो सॉलिड लिक्विड गैसेस पे ही करना होता है ना। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को ओवर हीट कर दिया जाता है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी को ओवर कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा कर दिया जाता है, तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब भैया अपने को सॉलिड के बारे में बात करना है तो लिक्विड और गैस की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपने को इनको आइडेंटिफाई करना है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसे इसको डिफरेंशिएट किया गया देखते हैं। मास, वॉल्यूम और शेप। देखिए सॉलिड्स के पास मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है और शेप भी होता है। जैसे कि भैया ये पेन है, इसको आप अब देखिए छोटे से क्लास में से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, ऑब्वियसली जानते होंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस होता है। ये पेन है, पेन क्या हमारा सॉलिड है। अब पेन जैसा दिख रहा है तो इसका शेप सॉलिड है, बिल्कुल तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, बहने का गुण नहीं है इसके अंदर, फ्लो नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हमारा है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। और इसका क्या है, वॉल्यूम भी होता है भैया। इसको आप यहाँ पे रख लीजिए, तो जितना एरिया कवर कर रहा है भैया उसका क्या है, वॉल्यूम। ठीक है ना, तो मास भी है, शेप भी है और वॉल्यूम भी है, किसका हमारा सॉलिड्स का। और लिक्विड्स के अंदर शेप नहीं होता भैया। पानी देखिए, अगर आप पानी को देखते हैं, सपोज ये इसमें आप इस वेसल में आपने पानी डाला, जिसमें इस प्रकार से चोंच है और यहाँ से यहाँ तक लबालब आपने कर दिया, पानी डाल दिया। अब आपने क्या डाला, इसी पानी को, जितना अमाउंट ऑफ पानी इतना है उतना ही पानी आपने इस गोल वेसल में डाल दिया, है ना। तो अब यहाँ पर भी पानी फुल, इतना वो ये जो वेसल ये फुल पानी से भर गया, अमाउंट ऑफ पानी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इस पानी को उठा करके इसमें डाल दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इस पानी का शेप क्या है, जो शेप वेसल का है वही शेप क्या है, पानी का। लेकिन आपने इसी पानी को इसमें डाल दिया तो उसने शेप चेंज कर दिया। अब क्या है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप हो गया, गोला हो गया, इस प्रकार से। इसी वजह से क्या शेप चेंज कर रहा है। शेप किस पे डिपेंड कर रहा है, वेसल के शेप पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वाटर का कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, तो वाटर क्या है, लिक्विड ही तो है, तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। ठीक है, लेकिन मास होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास प्लस वॉल्यूम किसका होता है, हमारे वाटर का, यानी कि लिक्विड का। और गैस में सिर्फ और सिर्फ मास होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं होता है और ना ही शेप होता है। शेप की तो बात वैसे चली गई, है ना। और मास भी, वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा कंटेनर पे डिपेंड करेगा वो भी, है ना। इसी वजह से क्या होगा, मास सिर्फ और सिर्फ मास ही होता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में हल्का सा देखा हमने। अब बात करते हैं सॉलिड को ही पकड़ेंगे। देखिए एक और चीज, सॉलिड्स में इंटर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड्स में फिर कम होता है और इसमें गैसेस में फिर कम होता चला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स को। ठीक है, ये बेसिक आइडिया तो आपने जो है छोटी क्लास में, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, उससे कोई परेशानी या फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जानते ही होंगे सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में, बट हल्का सा, क्योंकि हम बेसिक से ले रहे हैं तो आइडिया होना चाहिए। अगर किसी को स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है तो आज मालूम चली गया होगा, है ना। कार का शेप है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड्स। डेफिनेशन लिखिए पहले, उसको बाद इसको समझने की कोशिश करें। देखिए
डेफिनेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन इसको, मैटर विच इन स्ट्रॉन्ग इंटर अट्रैक्शन force present between constituent particles as that closed packed structure formed and have fixed mass, volume and shape। तो ऐसी थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मेटर्स को, ऐसे टाइप ऑफ मेटर्स को हमको क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप सिंपल टर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, एक टर्म आई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। ठीक है, मतलब इंटर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि ये दो मॉलिक्यूल से दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी आपके आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर आपके एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई दो एटम्स हैं या फिर दो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या हमारा H2O और H2। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जब जो पानी है जब वो बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बहुत कम हो जाती है तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है, जिससे एनर्जी डिक्रीज कर रही है ना। क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अभी ये पानी है ना, लिक्विड के फॉर्म में है, तो जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं, इनके जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिल्कुल पास हो जाते हैं। इसी वजह से जब हम बर्फ देखते हैं तो उसमें H2O बिल्कुल पास में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम फिर उसको क्या नाम देते हैं, आइस बोल देते हैं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो जो बर्फ था उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा पास क्या हो जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। ऑलराइट, करें। चलिए अब इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ी है, और वो ये कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन constituent particles। Correct? सेकेंड, अट्रैक्शन फोर्स के इंटर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस क्या है, कम हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन constituent particles वेरी, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस लिख लीजिए,
यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरअट्रैक्शन फोर्स। ऑलराइट, फोर्थ थर्ड। अब इसका जो थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है? अब थर्ड कैरेक्टर मैटर है, सॉलिड है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी किया था कि वॉल्यूम, शेप और मास, है ना। तो यहाँ पर सॉलिड्स का जो कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर, वो क्या होता है इनका? फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, इनका शेप, वॉल्यूम और मास क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि अगर ये 10-15 ग्राम का अगर ये मार्कर, 15 का तो नहीं होगा, आई मीन 5 to 10 ग्राम का ही होगा। ठीक है, 10 ग्राम का मान लीजिए, जो भी है, जितने भी टाइप का, जितने भी ग्राम का है। ठीक है, अगर ये सपोज 10 ग्राम का मार्कर है, ठीक है, ये 10 ग्राम का मार्कर है, तो इसका मतलब इसका कुछ मास है, वॉल्यूम हमने देखा, और शेप है। शेप कैसे दिख रहा है? अगर ये मार्कर जैसा दिख रहा है, इसका मतलब उसका क्या, कुछ ना कुछ शेप होगा। ठीक है, तो इसका क्या है? फिक्स शेप भी है, वॉल्यूम भी है और मास भी है। अब इससे मास इसका कम तो नहीं हो सकता ना, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है वो है इसका कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आपने देखा होगा, आप किसी गाड़ी को धक्का तो लगाया होगा, आपने लगाया है ना। हाँ, अगर आप किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो क्या वो गाड़ी कंप्रेस हो जाती है? या फिर आप मान लीजिए दीवार को आप धक्का मारते हो, दीवार पे आप पुश लगाते हो बहुत जोर से, है ना। जब आप दीवार पे पुश लगाते हो तो क्या वो दीवार मतलब दब जाती है क्या? अंदर नहीं दबती ना। अंदर क्यों कंप्रेस होती है? अंदर क्यों होती है क्या? मतलब जो भी आप पुश कर पाते होगा, मतलब मोचा वगैरह कुछ होता है क्या उसमें? नहीं होता ना। तो वो क्या होता है? वो अनकंप्रेसिबल। अगर मैं इसको इस प्रकार से कंप्रेस करने की, फोर्स लगाने की कोशिश करूं, तो वो इसका आगे वाला नुक्कड़ टूट जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा, है ना, ये पिचकेगा नहीं। ठीक है ना। और क्या बताएं अपन आपको? हाँ, आपने पेन पकड़ते समय कई बार आपने एग्जाम में जब आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप क्या करते हैं? यहाँ से दबाते हैं बड़े जोर से, है ना। तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ पे निशान जरूर हो जाता है ना। पेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पेन भी क्या है? सॉलिड है, तो क्या वो कंप्रेस्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। क्या? इनकंप्रेसिबल। कौन? सॉलिड्स जो है वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। अब और किस प्रकार से समझाऊं मैं इनकंप्रेसिबिलिटी को? समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं, कि कंप्रेस्ड नहीं होते, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑलरेडी इतने ज्यादा पास होते हैं कि और ज्यादा पास नहीं आ सकते। और अगर और ज्यादा पास आए तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन भी तो होगा ना बच्चों। न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी तो, इलेक्ट्रॉन क्या? पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस क्या? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? एक रिपल्सन भी होगा। अगर ये मैक्सिमम जितना अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में हो सकता था उतना होगा, लेकिन उससे ज्यादा फोर्स करके इसको अंदर लाया जाए तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, प्रोटॉन्स भी तो है, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। फिर और रिपल्सन होगा तो ये चाहेंगे नहीं कि अंदर आ जाए, नहीं आ पाएंगे ना, इसी वजह से। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड को देखेंगे तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वैसे ही करना, कहीं पिचका दो तो पिचक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे लोग, क्या फर्क पड़ा? रिपल्सन तो अभी भी नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या? अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम था। अब इसको और अगर हमने कंप्रेस किया तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होते हैं। आप इसको दबाओ ना तो भी नहीं दबेगा, आप इसको दबाओ ना तो भी नहीं दबेगा। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल सॉलिड्स होते हैं। ऑलराइट, अब इसमें अपन एक और चीज ऐड कर सकते हैं, जो इनकंप्रेसिबल तो होते ही हैं, साथ में क्या होते हैं? ये हार्ड भी होते हैं। हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, है ना। इसको तोड़ो नहीं टूटेगा। अरे भैया नहीं टूटेगा, कितना ही जोर लगा लो, अगर ज्यादा लगाओगे तो टूटेगा, है ना। इतना भी नहीं कि तोड़ दो। ठीक है, कुल मिलाकर के हार्ड होते हैं। ठीक है, क्या जो हमारे सॉलिड्स वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं, हार्ड होते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वाइब्रेशनल मोशंस। ठीक है, क्या है ये हमारे? वाइब्रेशनल मोशन एट
फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत ज्यादा। अब ये एक बात मान लीजिए ना कि एक छोटा सा बच्चा, ऐसे तो खिलाए होंगे आपने कि दोनों इधर से हाथ पकड़ ले, दोनों पैर से पकड़ ले, फिर लगा रहे हैं उसको झूला, यही होगा ना। तो अब वो बच्चा क्या कर सकता है बेचारा, अब वो इधर उधर तो जा नहीं सकता, क्या वो इधर से उधर जा सकता है? इस प्रकार से जा सकता नहीं, जा सकता ना। वो क्या कर सकता, अपनी पोजीशन पे कुछ इस प्रकार से करेगा, है ना। अब जैसे कि मेरे हाथ इधर है, दो पैर इधर है ना, अब जैसे कि मैं यहाँ पे फिक्स हूँ, अट्रैक्शन फोर्स फिक्स कर देगी इन ये जो है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए ये इन इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में है, इसके साथ भी अट्रैक्शन फोर्स में, इसके साथ भी अट्रैक्शन फोर्स में, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, चारों तरफ से सेम अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। अब मेरे चारों तरफ से सेम फोर्स से आधे मेरे को खींच रहे हैं। अब ना मैं इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, लेकिन मैं अपनी पोजीशन पे हिल तो सकता हूँ, वाइब्रेट तो कर सकता हूँ ना, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अपनी प्लेस पे इस प्रकार से वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसमें वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि इनमें क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रॉनिकल मोशंस इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतना नोट कीजिए फटाफट से। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है, तो नहीं हो सकता। देखिए रोटेशनल मोशन का मतलब क्या, कि वो घूम जाए पूरा, इस प्रकार से हो सकता है, पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, भैया मेरे को ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, क्या मैं घूम पाऊंगा? बस रुक जाऊंगा यहीं पे, उसके बाद नहीं घूम पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या, अगर मैंने इसको नीचे गिराया, मैंने इसको डाला इस प्रकार से, पेन को पकड़ा, अभी मैंने ऐसे रखा, राइट, अब मैंने इसको ऐसे रखा, क्या इसका पार्ट नीचे फ्लो हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आपको पानी देखिए, आपने गड्ढे में पानी दे रखा है, बाल्टी में पानी दे रखा है, उसके बाद आप बाल्टी को इस प्रकार से रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पानी भरा पड़ा रहेगा। आप ऐसे कर दीजिए, सारा पानी नीचे आ जाएगा। शहद को ऐसे कर दीजिए, सारा शहद नीचे आ जाएगा, लिक्विड तो नीचे आ जाएगा। यानी कि लिक्विड में फ्लो का करेक्टर है, लेकिन आपके जो सॉलिड्स, आपके जो सॉलिड्स में फ्लो करने का कोई गुण ही नहीं है, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी। ये सारे करेक्टर्स जो सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके करेक्टर्स क्या होते हैं, वो आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।